नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 TH गोधूली कहानी प्रश्न उत्तर। 10वां क्लास का गोधूली किताब का जो कहानी है उसी का प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। 7वां अध्याय परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप यदि मेरे इस चैनल पर नए नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको क्लास 10 और क्लास 12वीं का सभी विषय का प्रश्न उत्तर समझाने का प्रयास करेंगे। तो 10 TH गोधूली कहानी प्रश्न उत्तर का 7वां अध्याय परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा द्वारा लिखित यह कहानी का प्रश्न उत्तर हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? परंपरा का ज्ञान उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है जो युग परिवर्तन करना चाहते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि परंपरा है क्या। परंपरा किसको कहते हैं? हम लोग बातचीत करते समय यह बोलते आते हैं कि यह तो हमारी परंपरा है। कहने का मतलब ये हुआ, परंपरा का अर्थ हुआ कि जो वर्षों से जो नियम जो कानून चलते आ रहा है, इंसान जिस नियम कानून को अपनाते आ रहा है उसी को हम लोग परंपरा कहते हैं। लेकिन परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों आवश्यक है, इनकी बात हम लोग समझेंगे। इन प्रश्न का उत्तर हम लोग समझेंगे। परंपरा का ज्ञान उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है जो युग परिवर्तन करना चाहते हैं, अर्थात जो युग का बदलना चाहते हैं, जो युग को बदलना चाहते हैं, जो युग में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसको परंपरा का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको परंपरा का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप अपने युग को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तब तक आप अपने युग को नहीं बदल सकते। इसलिए युग के परिवर्तन करने वाले आपको सबसे पहले परंपरा का ज्ञान होना चाहिए तथा क्रांतिकारी साहित्य का रचना करना चाहते हैं, तथा जो वैसे लोग हैं जो क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं उन लोगों को परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। कहने का मतलब है क्रांतिकारी साहित्य का अर्थ, साहित्य तो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे धर्म साहित्य हुआ। तो धर्म साहित्य जो होते हैं उसमें धर्म की बात होती है, आध्यात्मिक की बात होती है। लेकिन क्रांतिकारी साहित्य होती है कि वैसी पुस्तक जिसे पढ़ने के बाद देश के प्रति क्रांति का भाव उत्पन्न हो जाए, मतलब कि देश के प्रति मतलब हो रहे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ सके, उसको हम लोग बोलते हैं क्रांतिकारी साहित्य। तो जो क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, जो युग का परिवर्तन करना चाहते हैं, वैसे लोगों को परंपरा का ज्ञान बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है। जो साहित्य की परंपरा है, जो साहित्य की नियम है, जो साहित्य की कानून है, उनसे प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। मतलब जो आलोचना है, जिसकी हम लोग आलोचना करते हैं, जिसकी हम लोग व्याख्या करते हैं, वह व्याख्या हमारा प्रगतिशील होता है। कहने का मतलब वह बढ़ता चला जाता है, प्रगतिशील आलोचना का उसी में ज्ञान हो जाता है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया हो। तो दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है, इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क दिए? कहता है साहित्य जो होते हैं, जो पुस्तक होती है, जो पुस्तक होती है वह पुस्तक सापेक्ष रूप से, सापेक्ष कहते हैं मतलब कि सापेक्ष का मतलब होता है एक दूसरे के
तुलना करना, एक दूसरे के बराबर करना। साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है, मतलब अगर हम साहित्य की बात करें तो वह स्व जोर अधीन, स्वाधीन को हम संधि विच्छेद कर देते हैं। स्व जोर अधीन मतलब स्वाधीन, जो अपने अधीन होता हो। तो साहित्य जो होता है सापेक्ष रूप से वह अपने अधीन होता है। अगर हम इस बात को प्रमाणित करना चाहेंगे तो लेखक इस बात पर कौन सा तर्क देता है? तो उत्तर सुनिए। साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन इसलिए होता है क्योंकि यह मनुष्य और परिस्थितियों के द्वंद्वात्मक संबंध पर निर्भर करता है, किसी एक पर नहीं। साहित्य जो होता है यह मनुष्य पर भी निर्भर करता है और परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। जिस समय में, जिस काल में जैसा परिस्थिति आया, साहित्य ने वैसा ही रूप बनाया। तो साहित्य जो होते हैं मनुष्य और परिस्थितियों के द्वंद्वात्मक संबंध पर, जो दोनों का जो आपस में संबंध है उसी संबंध पर निर्भर करता है, किसी एक पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साहित्य जो होता है वह सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है, मतलब अपने अधीन होता है। तीसरा क्वेश्चन समझेंगे कि किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। विचार करें, जो हमारा समाजवाद है, समाज की जो भावनाओं को समझता है, समाज की सभी गतिविधि को जो समझता है, वही होता है समाजवादी। और समाजवादी जो होते हैं वह समाजवाद की राह पर चलते हैं। लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है जिसमें लोग, जो अमीर सब लोग होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं, लेखक का कहना है कि जो पूंजीवादी लोग हैं, जो जिसके पास पूंजी है, पूंजीवादी व्यवस्था में जो शक्ति होता है उसका अपव्यय हो जाता है, शक्ति का खर्च हो जाता है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अगर देश की साधन की बात करें तो देश के साधन का सबसे अच्छा उपयोग करने वाले जो लोग हैं वह समाजवादी लोग हैं। समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। लेकिन पूंजीवादी लोग क्या करते हैं, वह समाजवादी व्यवस्था को या देश के साधनों को खरीदना चाहता है, वो अपना शक्ति का अपव्यय कर देता है। लेकिन देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग यदि कोई करता है तो वह समाजवादी लोग करता है और समाजवादी व्यवस्था में ही संभव होता है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। कहता देश की अगर राष्ट्र की अगर परम आवश्यकता की अगर बात करें तो वह क्या है, हमारा समाजवाद है। समाजवाद कहने का अर्थ कि समाज की गतिविधियों को भलीभांति समझना या अच्छे से समझना, उसको हम लोग बोलते हैं समाजवाद। चौथा क्वेश्चन है कि साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। साहित्य का कौन सा पक्ष, एक होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष। तो विपक्ष क्या करता है, पक्ष का विपरीत चलता है, पक्ष की बातों को वह नहीं मानता है, या पक्ष की बातों को उल्लंघन करता है, या पक्ष की बातों को विरोध करता है, उसी को बोलते हैं विपक्ष। साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? अस्थायी मतलब निश्चित जगह पर, एक जगह पर अस्थायी होता है। इस संबंध में लेखक की क्या राय है, स्पष्ट करें। तो साहित्य का कौन सा पक्ष, अब कौन ऐसा पक्ष है जो अस्थायी होता है, इस संबंध में लेखक की राय को स्पष्ट करना। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध होता है। जैसे समझेंगे कि जैसे कोई अपने जीवन में कोई काम कर रहा है और कोई उसे बोल दिया कि यह काम गलत है लेकिन वह काम सही है, तो वह उसको उदाहरण देते, देखो रामायण में ऐसा बात लिखा हुआ है, गीता में ऐसा बात लिखा हुआ है, रामचरितमानस में ऐसा बात लिखा हुआ है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने ऐसी बातें बोले हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ, यदि मनुष्य साहित्य को नहीं समझा होता या साहित्य को उसको ज्ञान नहीं होता तो वह उसको उदाहरण नहीं दे पाता। तो साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, पूरा जीवन उसका जो है साहित्य से संबंधित होता है। आर्थिक जीवन के अलावा जो आर्थिक जीवन है जिसमें हम लोग रुपया पैसा कमाते हैं, उसी रुपया पैसा से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं,
वो होता है आर्थिक जीवन। और उसी रुपया पैसा को खर्च करके हम जब समाज में आ जाते हैं, समाज की गतिविधियों को समझते हैं, तो हो जाता है सामाजिक जीवन। तो आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य के प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। आर्थिक जीवन को बिताता ही है, और मनुष्य के जो प्राणी के रूप में हैं हम लोग, उस जीवन को भी हम लोग बिताते हैं। केवल साहित्य केवल विचारधारा ही नहीं बल्कि इंद्रिय बोध भी कराता है। ऐसी बात नहीं है कि साहित्य में केवल विचारधारा बतलाया गया है या विचारधारा लिखा गया है। साहित्य में हमारा जो इंद्रियां हैं, जैसे नाक, कान, मुंह, जिह्वा, त्वचा, ये सब भी हमारी इंद्रियां, ये सब हमारी ज्ञान इंद्रियां। ये ज्ञान इंद्रियां का भी बोध कराता है कि हमारा जो आँख है इसका क्या काम है, कान है या किसको क्या काम है, मुंह है तो इसका क्या काम है, जिह्वा है तो इसका क्या काम है, त्वचा है तो इसका क्या काम है, इसको कौन सा काम करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हमारा साहित्य बतलाते हैं। यह केवल विचारधारा ही नहीं, विचारधारा तो बताते ही हैं, इसके साथ साथ इंद्रिय बोध भी बताता है। तो मैं आशा करता हूँ कि चौथा चैप्टर आपको चौथा क्वेश्चन समझा दी। अब पांचवा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इनको भी आप लोग समझने की कृपा करें। पांचवा क्वेश्चन है बहुजातीय। बहुजातीय मतलब समझ लीजिए। बहु जातीय मतलब होता है जाति, बहु मतलब बहुत, बहुत जातीय मतलब अनेक प्रकार की जाति हैं। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत की मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है। कहता है, क्वेश्चन है कि जो भी हमारा राष्ट्र है, भारत के अलावा, भारत को छोड़ करके जो भी राष्ट्र है, वह राष्ट्र भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, यही क्वेश्चन है। तो हम लोग जो हैं, यह बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत, हमारे देश में बहुत सारे जाति के लोग हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं। इन सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग एकता की भावना रखकर हमारे देश में निवास करते हैं। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से यदि हम बात करें तो कौन सा देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। ऐसा क्या है, तो उत्तर समझेंगे। संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखकर, देखिए यहीं पर क्वेश्चन का आंसर है, इतिहास को ध्यान में रखकर भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। कहता है बहुजातीय राष्ट्र की जो हैसियत है हमारे देशों में, यह आज से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से इतिहास में ही ऐसी बातें हैं। तो बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखकर भारत का कोई भी देश मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि इस देश की तरह अन्य किसी भी देशों में साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन नहीं कर सकता है। क्योंकि कोई भी जो देश है, अन्य देश जो हैं, वह साहित्य के परंपरा का मूल्यांकन नहीं करता है। जो देश साहित्य के परंपरा का मूल्यांकन नहीं करेगा, वह देश भारत के मुकाबला कभी नहीं कर सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में के माध्यम से परंपरा के मूल्यांकन रामविलास शर्मा के द्वारा लिखित इस कहानी का प्रश्न उत्तर सभी को मैंने समझा दिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, और मैं लगातार आपको नए नए वीडियो देते चले जाते हैं। धन्यवाद।